चलिए शुरू करते हैं आज दक्षिण भारत के राजवंश। एक जो है कमेंट किए थे कि बुक का आधा क्वेश्चन जो है गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, बुक बहुत अच्छे हैं। इस बुक से बीपीएससी का बहुत लोग एग्ज़ाम में क्रैक किया है। तो मैं ये बता दूं कि इसमें कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, बस क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा पढ़िए, उस आंकड़े को ध्यान से पढ़िए तो आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा। खुद आप टैलेंटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दक्षिण भारत के राजवंश। और मैं कोशिश करूंगा कि ये दक्षिण भारत का राजवंश आज खत्म हो जाए। उसके बाद चलेंगे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, वो भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। और जल्द मैं सोचता हूँ कि 3 से 4 वीडियो डालने की कोशिश करूँ। बस सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा लेट हो जाता है। मैं खुद कोशिश करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये किताब खत्म कर दूँ। ये सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं दक्षिण भारत के, तो पल्लव वंश को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कल्याणी चालुक्य, जो छोटी छोटी आते हैं, बतावी चालुक्य आते हैं। और उसके बाद आता है चोल वंश। ठीक है, उसके बाद चोल वंश जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें पल्लव वंश, चोल वंश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद दक्षिण भारत में छोटे छोटे हैं जो कि हम पढ़ लेंगे, सिर्फ पढ़ लेंगे, उस पर डिटेल की बातें नहीं करेंगे। लेकिन चोल और पल्लव वंश पे थोड़े डिटेल की बातें कर लेंगे। पल्लव वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा? बपदेव बता देंगे। पल्लव वंश की राजभाषा क्या है? तो संस्कृत है। पल्लव वंश की राजधानी क्या है? तो कांची है। ये 3 चीज याद रख लीजिएगा, ये 3 चीज आपसे पूछेगा। और क्या पूछ सकता है? तो पूछता क्या है कि पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाएगा? तो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। ठीक है, संस्थापक हैं बपदेव, लेकिन वास्तविक रूप से इसे जो चलाया था वो है सिंह विष्णु। अब सिंह विष्णु की अगर बात करते हैं हम लोग, तो सिंह विष्णु को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो सिंह विष्णु का दूसरा नाम क्या है? तो देखिएगा, अनवी सिंह बोलते हैं, अनवी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। और विष्णु पोत पोत रयन के नाम से भी जाना जाता है। तो शिव विष्णु का अगर अन्य नाम भी पूछेगा तो अनवी सिंह लगा दीजिएगा, शिव विष्णु पोत रयन लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा पल्लव और चालुक्य एक संघर्ष हुआ था, संघर्ष मतलब युद्ध हुआ था, किसके काल में आरंभ हुआ था? तो देखिए, पल्लव का जो पल्लव तरफ से अगर राजा पूछेगा तो महेंद्र वर्मन प्रथम के तरफ से हुआ था। तो पल्लव का राजवंश उस समय महेंद्र वर्मन था, महेंद्र वर्मन प्रथम था, जो कि चालुक्य के साथ संघर्ष हुआ था। तो अभी हम पल्लव पढ़ रहे हैं, चालुक्य पढ़ नहीं रहे हैं। तो याद रखिएगा, पल्लव वंश का जो राजा था महेंद्र वर्मन था, जो कि चालुक्य के साथ संघर्ष किया था। तो आपसे पूछता है, ठीक है, किस काल में हुआ था? तो महेंद्र वर्मन के प्रथम में। मत विलास प्रहसन, ठीक है, प्रहसन, ठीक है, मत विलास प्रहसन की रचनाकार जो है, रचना किसने की? तो रचनाकार कहिए या रचना किसने की? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने ही की थी। तो कौन किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे मत विलास प्रहसन की रचना किसने की? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने की। ये सवाल थोड़े से लगते हैं कि नहीं आ सकते क्वेश्चन, सभी को लगता है कि नहीं पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन इस तरह का ही क्वेश्चन आजकल आने लगा है। आप चाहे तो बीपीएससी उठा लीजिए, और चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम, जीके जीएस उठा लीजिए, सब में पूछता है। तो बिहार एसएससी को तो छोड़िए मत, क्योंकि ये सब से क्वेश्चन बनना संभावित है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पलट के देखिए, सारा पूछा हुआ है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने कौन कौन सी उपाधि धारण की? तो महेंद्र वर्मन जो प्रथम है ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महेंद्र वर्मन जो है विचित्र चित्र जो है उपाधि धारण की थी। विचित्र चित्र जो है एक उपाधि हुआ था, महेंद्र वर्मन जो प्रथम है वो धारण किया था। मत विलास जो कि रचनाकार भी है, रचना भी है, मत विलास प्रहसन जो कि अभी आप पढ़े, ऊपर देख रहे हैं, है ना। तो उपाधि भी है मत विलास, और मत विलास प्रहसन एक जो है महेंद्र वर्मन द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे, विचित्र चित्र और मत विलास और गुण भर की जो है उपाधि धारण किया था। तो आपसे पूछ सकता है कि विचित्र चित्र जो उपाधि है धारण करने वाला साउथ इंडिया का कौन सा राजा था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम था, जो कि पल्लव वंश से संबंधित था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आपसे पूछेगा महेंद्र वर्मन ने जैन धर्म त्याग कर कौन सा मत ग्रहण कर लिया? तो शैव धर्म ग्रहण कर लिया। तो आपसे पूछेगा ये सवाल और डायरेक्ट पूछेगा।
ठीक, पूछेगा क्या कि महेंद्र वर्मन ने जैन धर्म त्याग कर कौन सा मत ग्रहण कर लिया, तो शैव धर्म को अपना लिया था। तो किस चीज को त्यागा था, तो जैन धर्म को त्याग दिया था। कौन त्यागा था, महेंद्र वर्मन प्रथम, द्वितीय नहीं, प्रथम, याद रखिएगा प्रथम, जो कि किस वंश से संबंधित था, पल्लव वंश से संबंधित था। और किस धर्म को अपना लिया, तो शैव धर्म को अपना लिया। शैव मतलब विष्णु शंकर जी को अपना लिया, है ना, समझ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपसे ये सवाल जरूर पूछेगा कि महेंद्र वर्मन किससे शिक्षा ग्रहण की थी, तो रुद्राचार्य से ग्रहण की थी। और भी सवाल पूछेगा कि महेंद्र वर्मन को किससे पराजित होना पड़ गया, तो पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ गया। तो महेंद्र वर्मन को किससे पराजित होना पड़ गया था, पुलकेशिन द्वितीय से होना पड़ गया था। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली अगर शासक कौन है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम हो गया था। तो शक्तिशाली की बात की जाएगी तो देखिए, महेंद्र वर्मन जो है अपनी जगह पे शक्तिशाली था, ये भी नहीं कह सकते कि नहीं था। लेकिन पल्लव वंश का अगर सर्वाधिक शक्तिशाली अगर पूछा जाए तो आप याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम था। कौन था, नरसिंह वर्मन प्रथम था। आपसे पूछेगा नरसिंह वर्मन ने 3 युद्धों में किसे पराजित किया, तो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। तो याद रखिएगा, बदला लिया एक तरह से। कैसे, तो नरसिंह वर्मन जो है एक शक्तिशाली तो था ही, आप जानते हैं, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय जो है किसको हराया था, पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन को हरा दिया था। और महेंद्र वर्मन को हराया तो बदला कौन लिया, नरसिंह वर्मन, जो कि 3 युद्धों में से 3 युद्ध किया था, जिसमें से जो है पराजित किसे किया था, पुलकेशिन द्वितीय को भी हराया था। इस 3 युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय को भी हराने का श्रेय जाता है पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन को। याद हो गया, अब भूलिएगा नहीं ना। तो अगर आपसे पूछ दे कि महेंद्र वर्मन को हराने वाला कौन था, पुलकेशिन द्वितीय, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को हराने वाला कौन था, नरसिंह वर्मन, जो कि पल्लव वंश का ही था। शक्तिशाली है, सर्वाधिक, इसलिए सर्वाधिक शक्तिशाली माना भी जाता है। हेंगसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था कौन, नरसिंह वर्मन प्रथम था। ठीक है, जिसे हम और भी नाम से जानते हैं, मम्मल। ठीक है, मम्मल, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया से लिख देता हूँ, क्या था, मम्मल। ये साउथ लैंग्वेज भाषा है ना, तो थोड़ा सा होता है। ठीक है, तो मम्मल जो है नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा ये जो है आया था। कौन, हेंगसांग। कहाँ आया था, कांची में प्रवेश किया था, प्रवास किया था। याद रखिए, प्रवास में तो रहा था वहाँ। तो हेंगसांग जो है कांची में प्रवास किया था, तो उस समय पल्लव का शासक नरसिंह वर्मन था, जिसे मम्मल भी कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय के पीठ पर क्या अंकित किया, तो विजय। तो साउथ इंडिया का लैंग्वेज है, तो थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, विजयाक्षर। क्या है, विजयाक्षर। तो नरसिंह वर्मन ने क्या किया, पुलकेशिन द्वितीय को तो हरा दिया, उसके पीठ पे अंकित करवा दिया विजयाक्षर। ये जरूर ध्यान रखिएगा। नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की, तो अब देखिए, महेंद्र वर्मन उपाधि धर लिया, विष्णु उपाधि धर लिया, तो नरसिंह वर्मन क्यों नहीं धरेगा, क्योंकि भाई ये पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। तो इसमें देखिएगा, इसमें पूछेगा तो बतापी कोंडा, याद रखिए, बतापी कोंडा का उपाधि धारण किया था नरसिंह वर्मन, और एक महामल की उपाधि धारण किया। तो नरसिंह वर्मन 2 उपाधि धारण किए, जो कि बहुत फेमस था। और भी उपाधि है, लेकिन 2 उपाधि ज्यादा फेमस है, बतापी कोंडा और महामल की उपाधि। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि नरसिंह वर्मन का पराक्रमी सेनापति कौन था, तो सीतोंड था। तो नरसिंह वर्मन का पराक्रमी नेता अगर आपसे पूछेगा तो सीतोंड बता दीजिएगा। मतलब मजबूत सेनापति था, इसका मतलब एक मजबूत शक्तिशाली जो कह सकते हैं, तो सीतोंड था। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ जो है किस राजवंश के समय हुआ, तो पल्लव वंश के समय हुआ था। ये सवाल आपसे बहुत पूछेगा, क्योंकि द्रविड़ शैली जो है मंदिरों के लिए बहुत है, भाषा के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्षेत्र में द्रविड़ शैली इंपॉर्टेंट है। द्रविड़ भाषा भी होता है, द्रविड़ शैली भी होते हैं, जो कि मंदिर में बनाए जाते हैं, जो कि आपको स्पेशली मंदिर स्थापित कला में ये देखा गया है। तो साउथ इंडिया में जो है मंदिर जो भी बनते हैं द्रविड़ शैली के हिसाब से बनते हैं, और जो कि आरंभ अगर पूछेगा कि कब हुआ था, तो दक्षिण भारत में पल्लव वंश के शासनकाल में हुआ था, ये जरूर पूछेगा। और
ये दिमाग में एकदम छाप लीजिए। ऐसा नहीं कि चोल वंश के समय हुआ था, चोल वंश बनवाया है लेकिन शुरुआत किसके समय हुआ था? पल्लव वंश के। ठीक है, जैसे गुप्त काल के समय जो है हमारे मगध इस सब में मंदिर का ज्यादा निर्माण हुआ था, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। आपसे पूछेगा कि किसके काल में महाबलीपुरम के एकाश्मक, ठीक है, रथों का निर्माण शुरू हुआ? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि किसके काल में महाबलीपुरम में एकाश्मक रथों का निर्माण शुरू हुआ? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। और नरसिंह वर्मन किसके काल में है? तो हम पल्लव वंश से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो पल्लव वंश से है। और मंदिर की शुरुआत कहाँ हुई थी? द्रविड़ शैली के मंदिर जो बनना शुरू हुआ था किस काल में हुआ? तो हम पल्लव वंश। ये समझ गए? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो दिक्कत नहीं होगी ना, आपको क्लियर हो जाएगा ना। चलिए, नरसिंह वर्मन के काल में चीनी यात्री हेंगशांग कहाँ गया था? तो कांची गया था, जो कि ऊपरे सबसे ऊपर वाले लाइन में हम पढ़े थे कि प्रवास किया था नरसिंह वर्मन के काल में चीनी हेंगशांग। ठीक है, और रहा था किसके समय में? हेंगशांग, हर्षवर्धन के समय में, ये तो आप जानते हैं ना। लेकिन प्रवास किया था, मतलब आया था साउथ इंडिया नरसिंह वर्मन के काल में, कांची आया था, प्रवास किया था, रहा था कुछ दिन। नरसिंह वर्मन की लंका विजय का उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? तो नरसिंह वर्मन ने लंका विजय किया था, मतलब श्रीलंका को उस समय लंका विजय बोलते हैं। तो लंका विजय का उल्लेख तो ये मिलता है काशा कगुड़ी ताम्रपत्र एवं महावंश में मिलता है। तो आपसे पूछेगा नरसिंह वर्मन जो है लंका विजय किया था, उसका उल्लेख कहीं ना कहीं तो मिलेगा, तभी तो जानिएगा कि लंका विजय किया था। तो याद रखिएगा, काशा कगुड़ी, ठीक है, काशा कगुड़ी ताम्रपत्र होता है, ताम्रपत्र होते हैं, उस पे मिले थे। और महावंश में मिला था, दो चीजों में ये मिला था, पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन के बारे में कि लंका विजय किया था। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को किसने पराजित किया? ये सवाल पूछेगा आपसे। चालुक्य नरेश, जब चालुक्य पढ़ेंगे इसी में पढ़ेंगे और एक ही बार हम खत्म करेंगे साउथ इंडिया, कोशिश तो यही है मेरी। ठीक है, तो चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को किसने पराजित किया, ये सवाल आपसे पूछेगा। तो याद रखिएगा, परमेश्वर वर्मन प्रथम ने जो है पराजित किया था। तो चालुक्य के नरेश विक्रमादित्य को याद रखिएगा पराजित किया था कौन? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने किया था। अब कब किया? तो 670 से लेकर 680 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये चीज माइंड में छाप लीजिए। परमेश्वर वर्मन किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का था। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें एक सवाल जो हम लोग पढ़े, कौन ऐसा था कि जैन धर्म को त्याग कर शैव धर्म को अपनाया? तो महेंद्र वर्मन। ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा है और पूछते आएगा भी, क्योंकि कुछ अलग है, जैन धर्म को छोड़ा था, शैव धर्म को अपनाया था, तो ये क्वेश्चन बनता है धार्मिक रूप से। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मम्मलपुरम में गणेश का मंदिर निर्माण किसने कराया? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने करवाया। मम्मलपुर जो है किसका शरणार्थी है? तो महाबलीपुरम का शरणार्थी है। ठीक है, शरणार्थी का मतलब उसके जो है उसी के नाम, मतलब जैसे मम्मलपुर है वही महाबलीपुरम है, उसी को शरणार्थी कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। महा बोल रहा हूँ, परमेश्वर वर्मन कौन कौन सी उपाधि धारण किया? नरसिंह वर्मन धर लिया, महेंद्र वर्मन उपाधि धर लिया, सिंह विष्णु उपाधि धर लिया, तो परमेश्वर वर्मन क्यों नहीं अपना उपाधि रखेगा भाई? उस समय उपाधि का ट्रेंड था। तो याद रखिएगा, रणजय की उपाधि धारण किया परमेश्वर वर्मन, जो कि पल्लव वंश से था। लोकादित्य, ये भी अपना जो है उपाधि धारण किया था। अत्यंत कामा, अग्रदंड, गुणभाजन, विद्या विनीति, ये सब जो है उपाधि धारण किया गया था। तो परमेश्वर वर्मन जो है कौन सी उपाधि धारण किया? तो रणजय, लोकादित्य, अत्यंत कामा, अग्रदंड, गुणभाजन और विद्या विनीति, ये सब जो है परमेश्वर वर्मन जो है अपना उपाधि धारण किया था, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है आपका अग्रदंड से। तो अग्रदंड जो है उपाधि कौन धारण किया था? तो परमेश्वर वर्मन धरा था। एक और पूछा था लोकदित्य, जो कि ये
परमेश्वर वर्मन ने दिया था। और एक तीसरा उपाधि है रणजय, जो कि इसकी उपाधि भी परमेश्वर वर्मन ने अपनी उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो ऐसे सवाल ही पूछते, ऐसे सवाल पूछते हैं कि पल्लव वंश का कौन सा ऐसा राजा है जो कि रणजय की उपाधि धारण किया, तो परमेश्वर वर्मन ने धारण किया। आपसे ये सवाल पूछेगा कि ये बताइए कि पल्लव वंश का कौन ऐसा राजा है जो कि अग्रदंड की उपाधि धारण किया था, तो याद रखिएगा परमेश्वर वर्मन ने किया था। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये चीज आप एकदम माइंड में छाप लीजिए। और भी क्या सवाल पूछता है, कांची का कैलाश नाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किसने कराया। देखिए, कांची का कैलाश नाथ मंदिर जो है उसका निर्माण कौन करवाया, महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण कौन करवाया, ये सवाल पूछता है तो नरसिंह वर्मन द्वितीय का नाम आता है। प्रथम का बात नहीं करेंगे, अब नरसिंह वर्मन द्वितीय आ गया। तो कब करवाया था, तो 680 से 720 ईस्वी में करवाया था। तो आपसे यही पूछेगा कांची का कैलाश मंदिर हो, कैलाशनाथ मंदिर हो, या महाबलीपुरम का शोरा मंदिर का निर्माण जो कराने का श्रेय जाता है पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय को जाता है। प्रथम मत लगा दीजिएगा, द्वितीय को जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। गोपुरम, गोपुरम मतलब मुख द्वार, गोपुरम को कहते थे मुख द्वार। ठीक है, के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप जो है सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है। तो आपसे पूछेगा कि पल्लव वंश में, हम पढ़े हैं कि पल्लव वंश जो है मंदिरों का शुरुआत किया था साउथ इंडिया में। ठीक है, ये चीज तो हम पढ़ लिए, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि गोपुरम जो होता था उसे मुख द्वार कहते थे। ठीक है, उसका जो है प्रारंभिक निर्माण जो है स्वरूप जो है सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है, तो कांची के कैलाश मंदिर में मिलता है, मतलब कैलाशनाथ मंदिर में इसका मिलता है। तो गोपुरम अगर आपसे पूछे या मुख द्वार पूछे कि सर्वप्रथम किस समय कौन से मंदिर में मिलते हैं, तो कैलाशनाथ मंदिर में मिलते हैं, जिसका निर्माण करवाने वाला नरसिंह वर्मन द्वितीय का नाम आता है। पूछेगा आपसे कि नरसिंह वर्मन द्वितीय कौन सी उपाधि धारण किया, तो राजा सिंह का, शंकर भगत का और आगाम प्रिय का उपाधि धारण की। पल्लव वंश का वो राजा कौन है जो पल्लव वंश का वह राजा कौन है जो राजा सिंह की उपाधि धारण किया, तो याद रखिएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। आप बताइएगा। और भी सवाल कैसे बनेगा कि पल्लव वंश का वो राजा, दक्षिण भारत का पल्लव वंश का जो है राजा कौन है जो कि आगाम प्रिय की उपाधि धारण की, तो याद रखिएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। आपसे और पूछेगा शंकर भगत की उपाधि धारण करने वाला दक्षिण भारत का राजा कौन है, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय है। ठीक है, एकदम छाप लीजिए ये सब क्वेश्चन। और संभावना क्या बन सकती है, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दंडी किसके राज्यसभा में रहते थे, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में रहते थे। तो संस्कृत के एक प्रसिद्ध विद्वान थे दंडी, और दंडी जो हैं पूछेगा कि राज्यसभा किसके राज्यसभा में रहते थे, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय का। सबसे ऊपर आप पढ़े होंगे कि पल्लव वंश की भाषा क्या है, राजभाषा, तो हमेशा याद रखने की चीज है संस्कृत है, भूलिएगा मत। साउथ इंडिया में ऐसा नहीं कि साउथ इंडिया पढ़ रहे तो तेलुगु तमिल बोल दीजिएगा, वो बात की बात होगी। लेकिन अगर पल्लव वंश आया था, दक्षिण भारत में था, तो उस समय पल्लव वंश की अगर पूछेगा राजभाषा तो संस्कृत बताइएगा। क्या बताइएगा, संस्कृत। इसलिए एकदम छाप लीजिए दिमाग में। तो संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान उस समय दंडी जो थे, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय थे, जो कि नरसिंह वर्मन किससे संबंधित है, किस वंश से है, तो पल्लव वंश से है। सवाल क्लियर, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब वैष्णव परंपरा का अंतिम पल्लव शासक कौन है। अब वैष्णव परंपरा भी चालू हुआ, तो वैष्णव परंपरा का अंतिम पल्लव शासक पूछ दिया डायरेक्ट, न तो वैष्णव भी उस समय था, शैव भी था, ध्यान रखिएगा। तो वैष्णव परंपरा का अंतिम पल्लव जो है शासक कौन, तो परमेश्वर वर्मन द्वितीय था। अब परमेश्वर वर्मन वन तो था जो कि शैव धर्म को अपनाया था, लेकिन वैष्णव भी उस समय था, ये भी दिमाग में छाप लीजिए क्योंकि ये पूछेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि परमेश्वर वर्मन द्वितीय जो है वैष्णव परंपरा का अंतिम पल्लव शासक माना जाता है, परमेश्वर द्वितीय। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ ठीक है, बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया। तो कांची का मुक्तेश्वर एक मंदिर है, बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कौन करवाया, तो नंदी वर्मन द्वितीय करवाया।
प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंडई नाम ही है। थोड़ा सा साउथ इंडिया लैंग्वेज है तो थोड़े से पढ़ने में तो थोड़े होंगे दिक्कत, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे उच्चारण करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंडई अलवार किसके समकालीन है? तो नंदी वर्मन द्वितीय के समय थे। तो आपसे पूछेगा कि प्रसिद्ध वैष्णव संत एक थे तिरुमंडई अलवार, जो कि किसके समकालीन माने जाते हैं, किसके समय में थे? तो नंदी वर्मन द्वितीय के समय में थे। और नंदी वर्मन द्वितीय किस वंश से हैं? तो पल्लव वंश से, क्योंकि पल्लव वंश हम पढ़ रहे हैं, ये दिमाग में छाप लीजिए। पल्लव नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? तो आपसे पूछेगा तो वैष्णव मत बता दीजिएगा। तो पल्लव नरेश जो है किस धर्म के अनुयायी है? तो वैष्णव मत के हैं। 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्श का लेखक कौन थे? तो डांडी हैं। तो 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्श के लेखक कौन थे? तो दंडी हैं। ये सवाल आपसे पूछेगा क्योंकि दंडी जो है संस्कृत भाषा के विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। और किसके समय में थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में थे, ये भी ध्यान रखिएगा। पल्लव शासकों द्वारा बनाए गए रथ मंदिरों का निर्माण जो हुआ था उसे क्या कहा जाता है? मैं थोड़ा सा जोड़ दिया इसमें क्योंकि आपको भूले नहीं। जैसे पल्लव शासकों द्वारा बनाए गए रथ मंदिरों को क्या कहा जाता है, तो इसमें मैंने क्या बोला कि पल्लव शासकों द्वारा बनाए गए रथों का निर्माण जो है क्या कहलाएगा? तो याद किया, सप्त पगोडा कहलाता है। सप्त पगोडा, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछेगा तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं शब्द को जोड़ देता हूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछेगा पल्लव शासकों द्वारा बनाए गए रथ मंदिरों का जो है क्या नाम है, क्या कहा जाता है, इसका निर्माण जो हुआ था इसका क्या कहा गया? तो सप्त पगोडा। चले आगे। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो राजा सिंह शैली में बना है। तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो राजा सिंह शैली में बना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आगे बढ़े हम। राजा जो सिंह है, ये उपाधि कौन लिया था बता सकते हैं आप? वही जो उपाधि लिया वो मंदिर बनवाएगा। अगर याद होगा तो आप बताइएगा। तो हम बता देते हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय लिया था, है ना। तो वही तो मंदिर बनवाया है, कांची कैलाशनाथ मंदिर, वही उपाधि लिया। किस मंदिर, यहाँ पे गलती हो गया, मंदिर को राजा सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर को। और कैलाशनाथ मंदिर को बनाने वाला जो राजा सिंह उपाधि लिया था, शैली जो बोला जाता है, वो कौन था बता सकते हैं? अभी जस्ट मैंने बताया, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो जो उपाधि लिया वो बनवाया तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। और कैलाशनाथ मंदिर को अगर पूछ दे आपसे कि और क्या क्या बोलते हैं, तो राजा सिद्धेश्वर मंदिर बोलते हैं और राजा सिंहेश्वर मंदिर बोलते हैं। तो ये सब चीज आपका था। तो कांची जो है कैलाश मंदिर याद रखिएगा। अगर आपसे अब देखा जाए तो पल्लव वंश मैंने खत्म कर दिया। पाल वंश अलग होता है, पल्लव वंश अलग होता है। जो कि पाल वंश होता है अलग, पाल जो प्रतिहार राष्ट्रकूट, ये चीज को भूलिएगा मत। पल्लव वंश पढ़े हैं जो कि साउथ इंडिया का है, पाल वंश हम पढ़ेंगे आपको अलग से, वो आपका साउथ इंडिया में नहीं आता है पाल वंश, पल्लव वंश आते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। कल्याणी के चालुक्य को पढ़ेंगे, ठीक है। कल्याणी के चालुक्य पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम लोग बतावी के चालुक्य। हम पढ़ चुके हैं पल्लव वंश, लेकिन इससे पहले जो चालुक्य पढ़ेंगे उससे पहले हम पढ़ेंगे राजा चोल के बारे में, मतलब चोल वंश को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे बेंगी के चालुक्य हैं, ये सब पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विष्णुवर्धन ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा सवाल बनता है चोल वंश से, जो कि चोल वंश से सबसे ज़्यादा सवाल बनने की संभावना होता है और बनते आता है। चोल वंश और पल्लव वंश थोड़े से स्लो पढ़ेंगे, उसके बाद हम फास्ट पढ़ा देंगे, क्योंकि उसके बाद सवाल कम पूछने की संभावना होता है। तो चलिए, तो सबसे पहले चोल राजवंश की बात करते हैं। तो चोल का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलते हैं। तो चोल का सर्वप्रथम वर्णन अगर आपसे पूछे तो अशोक के 13वें शिलालेख को दिमाग में छाप लीजिए। अगर प्रारंभिक चोल की राजधानी अगर पूछे कि कहाँ थी, तो तंजौर थी।
जैसे पल्लव वंश की राजधानी थी आपका कहाँ बता सकते हैं, कांची में, उसी तरह चोल वंश की राजधानी थी शुरुआती में तंजौर में, बाद में चेंज होते रहता है, वो तो आप भी जानिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, परिवर्तित कहिए या आधुनिक चोल वंश का संस्थापक कहिए। तो आधुनिक चोल वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछेगा तो बताइएगा विजयाल चोल थे, याद रखिएगा। तो विजयाल चोल जो हैं इसके संस्थापक हैं, चोल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। आधुनिक कहिए या चोल वंश के संस्थापक कहिए। और इसकी अगर बात करते हैं तो 850 ईस्वी में समय बताया जाता है। चोल राज्य का संस्थापक विजयाल पहले किसका सामंत था? तो पल्लव वंश का सामंत था, मतलब पल्लव वंश में रहा करता था, उसके सामंत उसके समय में रहा करता था। लेकिन उस समय फेमस नहीं था चोल वंश, याद रखिएगा। चोल वंश थे, वंश तो होते हैं, सबका होता है, सबका अलग अलग टाइटल के हिसाब से है, लेकिन कौन उभर के आया वो बात करता है। तो जब पल्लव वंश था उस समय था ये चोल वंश, ठीक है। लेकिन बाद में ये चोल वंश एक नया उभरा था, जो कि क्या हुआ था, ये चोल वंश की स्थापना किया था विजयाल ने, ठीक है। अगर आपसे पूछे तंजौर में दुर्गावती का मंदिर, तंजौर में दुर्गावती का मंदिर डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। तंजौर में दुर्गावती का मंदिर तथा नतामलाई विजय चोलेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो विजयाल चोल ने बनवाया, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए कि चोल वंश का जो राजा है, चोल वंश का राजा कौन राजा है जिसके समय तंजौर में दुर्गावती मंदिर बना है? तो विजयाल चोल बताइएगा। अगर और पूछे मंदिर का बात तो नतामलाई में विजया चोलेश्वर मंदिर बनाया गया है, किस वंश से संबंधित है? तो चोल वंश से संबंधित है। उसके राजा का नाम क्या है? तो विजयाल चोल है। देखिए, प्रांतक प्रथम ने किसको हराकर मदुरई गोंडा की उपाधि धारण की? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रांतक प्रथम जो है किस वंश से संबंधित है? चोल वंश से है ना, चोल वंश का शासक है। और ये मदुरई गोंडा की उपाधि धारण क्यों की? कहीं ना कहीं किसी को हराया। किसको हराया? तो पांड्य शासक राजा सिंह को हराया था। तो राजा पांड्या का शासक जो है राजा सिंह, उसे हरा दिया था। कौन हराया? चोल वंश का शासक प्रांतक प्रथम। और हराने के बाद क्या किया? मदुरई गोंडा, मदुरई गोंडा, मदुरई गोंडा, सुन लीजिए बार बार, मदुरई गोंडा की उपाधि धारण किया था। बार बार मैंने बोला क्योंकि ये सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा होता है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। किस चोल शासक ने चिदंबरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया? तो प्रांतक प्रथम ने ही करवाया था। तो प्रांतक प्रथम ने क्या करवाया? चिदंबरम साउथ इंडियन लैंग्वेज है, थोड़े से तो होते हैं। चिदंबरम का एक प्रसिद्ध मंदिर बनवाया, नटराज मंदिर। निर्माण करवाने का जो है चोल शासक कौन था? प्रांतक प्रथम था। ये सवाल हूबहू पूछता है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर कर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? नटराज मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? किस वंश ने करवाया? तो चोल वंश ने करवाया। कौन करवाया? तो प्रांतक प्रथम ने करवाया। खत्म। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आपका कमेंट मुझे पढ़कर अच्छा लगता है और मुझे बनाने में अच्छा लगता है। प्रांतक प्रथम को तकोलक के युद्ध में किसने हराया? अब प्रांतक प्रथम भी तो हारेगा, जरूरी थोड़ी है कि राजा है तो कभी हारेगा नहीं, हारेगा ही। तो प्रांतक प्रथम भी हारा था। उस युद्ध का नाम रखा गया था तकोलक युद्ध, जिसमें राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने हराया था। तो राष्ट्रकूट का शासक जो कि हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रकूट तृतीय जो हैं, राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण तृतीय हैं, वो हराए थे प्रांतक प्रथम को, जो कि उस युद्ध का नाम है तकोलक युद्ध, जिसमें प्रांतक प्रथम हार गया था। ये सवाल आपसे पूछेगा, तो पूछेगा क्या कि तकोलक युद्ध जो हुआ था किस वंश से संबंधित है? तो याद रखेंगे प्रांतक प्रथम से संबंधित है। और प्रांतक प्रथम को हराया कौन था तकोलक युद्ध में? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने हराया था। राजा राज प्रथम गद्दी पर कब बैठा? तो 950 ईस्वी में। देखिए 1900 ज़्यादा बोला जा रहा है, कभी 1800 बुलाता है, कभी कहीं कहीं बोला जा रहा है, इसलिए क्योंकि आदत है 1900 1800 पढ़ाने का, कभी अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है इसलिए। तो 900 याद रखिएगा 50 ईस्वी में, ठीक है। 985 ईस्वी में क्या हुआ था? राजा राज प्रथम गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो गद्दी पर जो है 985 में कौन बैठा? तो याद रखिएगा राजा राज प्रथम बैठा था। राजा राज प्रथम का वास्तविक नाम अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? अरमोली बर्मन था। तो राजा राज प्रथम का वास्तविक नाम अगर आपसे पूछेगा तो अरमोली बर्मन बोल दीजिएगा।
अरमोली-बर्मन टिक लगा सकते हैं। राजा राज प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की, तो आपसे ये पूछेगा जरूर कि राजा राज प्रथम जो है इसका नाम तो हम जानते हैं, वास्तविक नाम अरमोली-बर्मन है, लेकिन बताइए उपाधि कौन कौन सी धारण की। तो उपाधि तो सर हर राजा धर रहा है, तो राजा राज चोल क्यों नहीं धरेगा। तो राजा राज प्रथम जो है राजा राज चोल प्रथम भी बोला जाता है इसे, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि चोल वंश से है। और राजा राज प्रथम और राजा राज जो प्रथम है चोल वंश का वो इंपॉर्टेंट है, क्यों आगे पढ़ेंगे और समझ में आएगा। तो आगे उपाधि इसका धारण कर जो किया है हम याद कर लेते हैं। तो राजा राज प्रथम ने उपाधि जो धारण की उसका उपाधि का धारण का नाम है कंडलूर। कंडलूर, कंडलूर, शैलक, शैलक, मरुत, याद रखिएगा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडलूर, शैलक, मरुत और एक और नाम है शिवपाद शेखर। तो शिवपाद शेखर और कांडलूर, शैलक, मरुत की उपाधि धारण करने वाला जो है वो राजा राज प्रथम है। हमेशा माइंड में छाप लीजिए। तो राजा राज प्रथम जो है उपाधि धारण किया था, ऐसा धारण किया था जो कि बहुत लोगों को याद नहीं होता, लेकिन मैं याद करवाने की वादा करता हूं, बस ध्यान से सुनिए। क्या बोलिएगा, कांडलूर, कांडलूर ऐसे याद कर लिएगा, कांडलूर, शैलेक अलग कर दिया, कल शैलेक याद रखेंगे, शैलेक, मारुत। कौन उपाधि धारण किया, तो राजा राज प्रथम जो कि चोल वंश क्या है, शासक है, और ये उपाधि धारण किया। एक और उपाधि धारण किया, शिवपाद, शिवपाद शेखर। ये भी उपाधि धारण कौन किया, राजा राज प्रथम जो कि चोल वंश का राजा है, समझ गए, शासक है। तो आपसे अगर पूछेगा तो दिक्कत नहीं ना होगा। सुन लीजिए ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा है, इससे पूछ चुका है, पूछेगा नहीं, पूछ चुका है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो शिवपाद जो है, शिवपाद शेखर की उपाधि धारण करने वाला कौन चोल वंश का राजा है, तो राजा प्रथम है। और अगर पूछते कि कंडलूर, कंडलूर, शैलक, मरुत की उपाधि धारण करने वाला कौन है, तो वो भी राजा राज प्रथम है जो कि चोल वंश से संबंधित है, चोल वंश का शासक है। याद हो गया, याद हुआ कि नहीं बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपका ये बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि याद हुआ कि नहीं। ये राजा राज प्रथम का फिर से क्वेश्चन जो बनता है, तो राजा राज प्रथम ने, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ना तो बढ़िया दिखेगा। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका के किस शासक को हराया, तो महेंद्र पंचम को हराया। ये सवाल आपसे क्यों पूछता है पता है, क्योंकि श्रीलंका को हराने वाला जो राजा था राजा राज प्रथम था जो कि चोल वंश से था। इस पे कहानी स्टोरी भी बना हुआ है, मूवी भी बना हुआ है साउथ इंडिया का, है ना, आप देखे होंगे। तो राजा राज प्रथम ने श्रीलंका के राजा को हराया था और श्रीलंका का जो शासक था उसका नाम क्या था, महेंद्र पंचम था, जो कि राजा राज प्रथम हराया था। इसीलिए उपाधि भी इसका बहुत ज़्यादा था, 2 उपाधि इसका फेमस था जो कि हम पढ़ाए अभी। तो क्या 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 नाम था हम देखिए, अभी भी हमको याद हो गया, शिवपाद शेखर, शिवपाद शेखर, है ना, शेखर। एक और क्या था जो कि थोड़ा सा हमको बोलने में टाइम लगेगा, क्या था तो बता सकते हैं, कांडलूर, है ना, कांडलूर। और क्या था, थोड़ा सा दिमाग से मेरे भी स्किप करिए, इतने बड़े नाम होते हैं तो थोड़ा देख लेते हैं। तो कांडलूर क्या है, कांडलूर, शैलेक, मारुत, ठीक है, शैलेक, मारुत, याद हो गया होगा, तो याद रखिएगा। तो उपाधि धारण किया था, किसे हरा के, महेंद्र पंचम को, ऐसे याद रख सकते हैं। तो राजा राज प्रथम ने श्रीलंका के शासक को हराया और श्रीलंका के शासक कौन थे, महेंद्र पंचम को। और पूछेगा क्या, किसकी नौसेना सर्वाधिक मजबूत थी, तो चोलों की सेना सर्वाधिक मजबूत थी। चोलों की सेना जो है सर्वाधिक मजबूत मानी जाती है, नौसेना, ये नहीं सेना तो मजबूत अलग बात है, नौसेना किसकी सबसे ज्यादा मजबूत था, तो साउथ इंडिया का चोल वंश का जो है सबसे ज्यादा मजबूत था, ये जरूर याद रखिएगा। अपने राज्य की समस्त भूमि की माप जो है किसने करवाई थी, तो राजा राज प्रथम ने करवाया था। तो राजा राज प्रथम जो है चोल वंश से संबंधित है, क्योंकि चोल वंश पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय तो नहीं लिखा रहेगा कि राजा राज किस वंश से है, तो सुनते जाइए। राजा राज प्रथम जो है चोल वंश से संबंधित है। राजा राज चोल जो है, राजा राज चोल प्रथम ने ही क्या करवाया था, अपने राज्य की जो समस्त भूमि की माप करवाई थी। ये सवाल पूछ चुका है बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर में, और दिल्ली डीएसएसपी में, और यूपी का पुलिस एग्जाम में भी पूछ चुका है, ये ध्यान रखिएगा। तंजौर के राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राजा राज प्रथम ने करवाया। तो
तंजौर में एक मंदिर बना जिसे राजा राजेश्वर मंदिर के निर्माण से कहा जाता है। तो राजा राजेश्वर मंदिर राजा चोल के नाम पे बना था, राजा राज चोल बनाया था, तो राजा राज चोल प्रथम बनवाया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो राजा राज प्रथम ने क्या बनवाया? राजा राजेश्वर मंदिर बनवाया तंजौर में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब तंजौर में एक चीज और याद रखिएगा, सबसे जो वास्तविक संस्थापक विजयाल चोल था वो भी तंजौर में एक मंदिर बनवाया। क्या नाम था उस मंदिर का, बता सकते हैं? तो दुर्गावती का मंदिर था, ये जरूर याद रखिएगा। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा राज प्रथम ने करवाया। तो आपसे पूछेगा तंजौर के राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाया? राजा राज प्रथम ने। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा राज प्रथम ने करवाया। ये भी सवाल पूछेगा आपसे। और भी क्या पूछेगा कि तंजौर का बृहदेश्वर या राजा राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव को। और कौन बनवाया था? तो हम जानते हैं राजा प्रथम ने बनवाया था, और किस भगवान के बनाए थे? तो शिव का, इसलिए बोला जाता है कि दोनों एक ही है। ठीक है, याद रखेंगे। थोड़ा सा हमको ये वर्ड्स छोड़ना होगा, बार बार याद कर रखेंगे, याद रखेंगे, आदत हो जाता है ना, इरिटेट हो जाएगा आप लोग। कोशिश कर रहा हूं, कम कर दूंगा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांसा प्रतिमा की देवाकृति प्रायः कैसी थी? चतुर्भुज थी। तो आपसे ये पूछेगा, ये माइंड में सेट कर लीजिए कि चोल काल में क्या हुआ था कि निर्मित एक नटराज कांसा का जो है प्रतिमा, मतलब मूर्ति जो है देवाकृत है, जो कि प्रायः कैसी है? तो चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज आकार की कौन है? तो नटराज का जो है कांसा प्रतिमा है, ये भी ध्यान रखिएगा। और देवकृत है, मतलब भगवान का एक तरह से। ठीक है, देवकृत भगवान के द्वारा एक तरह से बनाया हुआ ये है, माना जाता है। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम, जिसे हराया राजा राज प्रथम ने हराया था। ठीक है, अब उससे सवाल बनेगा। तो या श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को किसने बंदी बनाकर लाया? तो राजेंद्र प्रथम ने बनाया। अब सोचिए, राजा राज प्रथम जो है महेंद्र वर्मन पंचम को हरा दिया। ठीक है, पंचम को क्या हुआ था? श्रीलंका के शासक जो था, इसे हराया था कौन भाई? तो आप जानते हैं राजा राज प्रथम हराया था। लेकिन अब महेंद्र पंचम को बेचारा का छोड़ तो दिया था राजा राज प्रथम, क्या आप शासन कीजिए, लेकिन इसका कर टैक्स जो भी है हम लेंगे। लेकिन इसमें क्या हो गया कि बंदी कौन बना दिया? तो चोल वंश का ही राजा था, राजेंद्र प्रथम था। तो याद रखिएगा, चोल वंश का राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम ही था, जो कि श्रीलंका के शासक को महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया। एक तो हराया राजा राज प्रथम, और दूसरा राजेंद्र प्रथम जो है बंदी बना लिया। तो ये भी सवाल बनता है, और ये सवाल डायरेक्ट पूछेगा। श्रीलंका में बौद्ध विहारों को किसने नुकसान पहुंचाया? तो राजेंद्र प्रथम। देखिए, राजा राज प्रथम जो है बौद्ध को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, बौद्ध लोगों के लिए अच्छा सा काम किया। लेकिन श्रीलंका में बौद्ध विहार जो होते हैं, बुद्धों के लिए जो बना था, उसको नुकसान पहुंचाने वाला चोल वंश का ही राजा था। एक बनाया, एक बिगाड़ने वाला काम करता है। तो बिगाड़ने वाला काम कौन किया? राजेंद्र प्रथम किया। तो चोल वंश का राजेंद्र प्रथम जो है श्रीलंका में जो बौद्ध विहार है उसे नष्ट करने का श्रेय जाता है राजेंद्र प्रथम को। गंगा घाटी की विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो आपसे पूछेगा कि राजेंद्र प्रथम जो था, आप बताइए, चोल वंश का शासक है राजेंद्र प्रथम, वो गंगा घाटी पर विजय क्या उपलक्ष्य पे एक उपाधि धारण किया। उस उपाधि का नाम क्या है? तो गंगई कोंड, ऐसे नाम है ना, थोड़े से दिक्कत हो जाते हैं। गंगई कोंड की उपाधि धारण की। ठीक है, तो गंगा घाटी की विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो गंगई कोंड की जो है उपाधि धारण की। अब देखिए, राजेंद्र प्रथम एक ही चीज तो नहीं करेगा, मंदिर भी तो बनवाएगा, है ना। तो देखिए, गंगई कोंड चोलपुरम का शिव मंदिर। तो आगे तो सवाल आपसे क्या पूछेगा कि गंगई कोंड चोलपुरम में कौन सी मंदिर है, किस भगवान की मंदिर है? तो शिव मंदिर। किसने बनवाई? तो चोल वंश ने बनवाई। चोल वंश का जो है शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ। ऐसे ही तो सवाल बनते हैं, है ना। तो आपसे अगर पूछेगा कि राजेंद्र प्रथम ने कौन सी मंदिर बनवाई, जो कि चोल वंश का शासक है, तो वो बनाया, शिव मंदिर का निर्माण कराया। उस शिव मंदिर का नाम है गंगई कोंड चोलपुरम। मंदिर है शिव भगवान का।
याद हो गया। अगर आपसे पूछे राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई, तो गंगईकोंडचोलपुरम में, जहाँ मंदिर है शिव मंदिर, उसी को क्या हुआ, उसी क्षेत्र को, उसी जगह को गंगईकोंडचोलपुरम में जो है राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी, नई राजधानी बनाई। पहला राजधानी कहाँ था, तंजौर, जो कि राजेंद्र प्रथम ने एक नई राजधानी बना दी गंगईकोंडचोलपुरम में। ठीक है, ये सवाल हुबहू पूछता है कि किस वंश ने नई राजधानी जो है बनाई गंगईकोंडचोलपुरम, तो राजेंद्र प्रथम ने, जो कि चोल वंश के शासक है। दक्षिण पूर्वी एशिया की विजय किसने की, तो राजेंद्र जो है प्रथम ने। तो दक्षिण पूर्वी एशिया को तो जीता ही था, है ना। तो याद रखने की चीज क्या है कि राजेंद्र प्रथम ने ही किया था, जो कि चोल वंश का शासक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि राजेंद्र प्रथम चोल वंश से है, क्योंकि आपको माइंड में छप जाए, ऐसा ना हो कि भूले, कभी भूल भी जाए तो अगर ऑप्शन दिखे तो आपको दिमाग में आ जाए राजेंद्र प्रथम चोल वंश का है, ठीक लगाइए, है ना। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है किसके शासनकाल में हुआ, तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजेंद्र प्रथम के बारे में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। शिव मंदिर का निर्माण कौन करवाया, तो राजेंद्र प्रथम, जिसे गंगईकोंडचोलपुरम बोलते हैं। दूसरा कि बौद्ध विहार को श्रीलंका में नष्ट करने का जो है किसका श्रेय जाता है, तो राजेंद्र प्रथम को जाता है। श्रीलंका के महेंद्र जो पंचम है, उसे बंदी बना के लाने वाला कौन है, राजेंद्र प्रथम है। तो ये सवाल पूछता है। अब चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है कौन किया था, तो ये राजेंद्र प्रथम था। ये याद रखें। ये भी याद रखिएगा कि मैप करवाया था, मतलब मैप करवाने का मतलब समझ रहे हैं, बता सकते हैं किसका श्रेय जाता है। आप, मैंने अभी पढ़ाया है उसके बारे में कि कौन ऐसा चोल वंश का शासक है जिसने अपनी जो भूमि का माप करवाया था। इस क्वेश्चन को देखिए कि राजेंद्र प्रथम ने इंद्र का निर्मल लहार जो है छीन लिया। किससे छीन लिया, तो किससे छीन लिया भाई, तो महेंद्र पंचम से, जो कि श्रीलंका का था, शासक था, तो उससे छीन लिया था। तो कौन छीना, तो राजेंद्र प्रथम ने। तो राजेंद्र प्रथम जो है क्या किया कि महेंद्र पंचम जो श्रीलंका का शासक था उसको तो बंदी बना दिया, ऊपर से क्या हुआ कि इंद्र का निर्मल लहार जो है छीन लिया, एक तरह से गद्दी था वो छीन लिया। तो ये भी जरूर याद रखिएगा। और आपसे जो सवाल किए थे उसका जवाब सुन लीजिए। भूमि का जो पूरा जो मैप करवाया था, मापा था, वो था उसके समय में राजा राज प्रथम के समय में नापा गया था। ये सवाल पूछता है, ऐसा नहीं कि राजेंद्र प्रथम लगा के आ जाएगा। तो या ये पूछेगा समस्त भूमि की माप करवाने वाला राजा चोल वंश का कौन था, राजा राज प्रथम था। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये सवाल जो मैंने इसलिए किया था क्योंकि इंपॉर्टेंट है। राजा धीराज प्रथम ने किस विजय के बाद विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की, तो कल्याणी विजय के बाद जो है धारण की। तो देखिए अब राजेंद्र प्रथम पढ़ लिए आप, अब चोल वंश का एक शासक कौन आता है, राजा धीराज प्रथम। तो राजा धीराज ने क्या किया कि एक विजय किया, युद्ध किया, जिसमें विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की, विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। उस उपाधि जो धारण किया वो किस विजय में किया, तो कल्याणी एक विजय हुआ था, कल्याणी युद्ध हुआ था, उसमें जीता था, कल्याणी विजय किया था, जिसमें विजय राजेंद्र की उपाधि धारण किया था। और वो कौन धारण किया था, तो चोल वंश का शासक राजा धीराज प्रथम ने किया था। तो कल्याणी विजय की जो है जीत में कौन सी उपाधि धारण की, तो विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। विजय विजयाल से ले लिया और राजेंद्र प्रथम से ले लिया, तो दोनों मिला के उपाधि अपने आप को बनाया कि विजय राजेंद्र हम हैं, हम उपाधि धारण करते हैं क्योंकि कल्याणी का विजय किए, हम कल्याणी को जीत लिए। एतगिरी में विजय स्तंभ किसने बनवाया, तो राजा धीराज प्रथम ने बनवाया। तो अब देखिए इसमें चोल वंश में एक स्तंभ की बात होगी, तो विजय स्तंभ की बात करेगा तो यतिगिरी में विजय स्तंभ बनाने वाला चोल वंश का राजा कौन था, राजा धीराज प्रथम था। ये सवाल पूछेगा क्योंकि स्तंभ पहली बार नाम आया है। राजेंद्र द्वितीय ने किसे पराजित कर अपना विजय स्तंभ जो है कोल्हापुर में स्थापित किया, तो सोमेश्वर को जो है पराजित करके जो है विजय स्तंभ कोल्हापुर में स्थापित किया। तो राजेंद्र द्वितीय है जो कि क्या हुआ कि सोमेश्वर को पराजित कर लिया और विजय स्तंभ कोल्हापुर में स्थापित कर दिया। ये सवाल पूछेगा। और सवाल पूछेगा कि वीर राजेंद्र ने किसे हराकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ स्थापित की, तो चालुक्यों को हराकर।
तो आपसे ये सवाल जरूर पूछेगा कि चोल वंश के राजा जो वीर राजेंद्र हैं वो किसे हराए थे तुंगभद्रा नदी घाटी पे, जो कि हराने के बाद विजय स्तंभ बनाए। तो चालुक्य वंश को हराकर ये वीर राजेंद्र ने जो है विजय स्तंभ बनाए थे, ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कुलोतुंग प्रथम। अब इसमें कुलोतुंग प्रथम है जो कि हमारा किससे संबंधित है, वो चोल वंश से संबंधित है। तो ये सब अब हम पढ़ते चलेंगे फास्ट में, क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल बनेगा नहीं। तो कुलोतुंग प्रथम ने कितने सौदागरों का दूत मंडल चीन भेजा था, तो 72 सदस्य भेजे थे दूत मंडल, मतलब चीन भेजे थे। कलिंग के विद्रोह को किसने दबाया, तो कुलोतुंग ने। तो ये पूछेगा कि कलिंग एक विद्रोह हुआ था जिसको दबाने का श्रेय जाता है कुलोतुंग ने। चिदंबरम के मंदिर तथा श्रीरंगम की समाधि किसने बनवाई, तो कुलोतुंग ने। तो आपसे पूछेगा कुलोतुंग ने क्या क्या किया, तो श्रीरंगम की समाधि बनाया। चिदंबरम की मंदिर किसने बनवाया, तो कुलोतुंग ने। ये सवाल आपसे पूछा हुआ है। आप पूछेगा सुंदर वृत्त करों को हटाने वाले, सुंदर वृत्त मतलब होता है कि करों को, टैक्स को हटाने वाले की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की, तो कुलोतुंग ने। क्योंकि कर को हटाने का जो काम किया था चोल शासक कुलोतुंग ने किया था, इसलिए वो एक सुंदर वृत्त कहा जाता है, सुंदर वृत्त की उपाधि धारण किया था, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कुलोतुंग प्रथम का राजकवि कौन था, तो याद रखिएगा जयगोंदरा था, जयगोंदरा। तो जयगोंदरा जो नाम है वो राजकवि थे, किसके शासनकाल में थे, तो कुलोतुंग प्रथम के राजकवि थे। थोड़े से शब्द का होता है। कलिंग तू पर्णी की रचना किसने की थी, तो जयगोंदार जो हैं। आगे तो कुलोतुंग के राजकवि थे, और राजकवि थे तो कुछ तो रचना किए होंगे ना, तो वही रचना का नाम क्या है, कलिंग तू पर्णी। कलिंग तू पर्णी का रचना कौन किए, तो जयगोंदरा ने किए थे। जयगोंदरा बोला जाता है। कुन्नूर का बाल सुब्रमण्यम मंदिर तथा कुंभकोणम का नागेश्वर मंदिर किसने बनवाया, तो आदित्य प्रथम ने बनवाया। यह सवाल डायरेक्ट पूछता है। कैसा पूछता है, देखिए चोल वंश का जो शासक है आदित्य प्रथम, वो कौन से मंदिर बनवाए थे, कौन कौन से मंदिर बनवाए थे। तो पहला मंदिर है कि कुन्नूर का जो है बाल सुब्रमण्यम मंदिर बनवाए थे। अब कुंभकोणम में एक मंदिर है नागेश्वर मंदिर, जो कि नागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि बनाने वाले चोल वंश के शासक आदित्य प्रथम ने। तो सबसे ज्यादा मंदिर बनवाया गया था चोल वंश में, जो कि शुरुआत कौन किया था, पल्लव वंश, जो कि हम शुरू में पढ़ चुके हैं। समझ रहे हैं आप, ठीक है। दराशुरम के एक एरावतेश्वर मंदिर, एरावतेश्वर मतलब हाथी जैसा है ना, एरावत हाथी को बोलते हैं। एरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राजा राज द्वितीय ने। हमेशा याद रखिएगा, राजा राज द्वितीय ने कौन सी मंदिर बनवाया, एरावतेश्वर मंदिर बनवाए, जो कि कहाँ है, दाराशुरम में, जो कि ये चोल वंश से संबंधित है। लेकिन राजा राज प्रथम कौन सी मंदिर बनवाए थे, बृहदेश्वर मंदिर और राजा राजेश्वर मंदिर बनवाए थे, प्रथम ने बनवाया था, ये जरूर याद रखिएगा। द्वितीय ने मंदिर बनवाए थे, एरावतेश्वर मंदिर बनवाए थे दाराशुरम में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चोल वंश का अंतिम शासक माना जाता है राजेंद्र तृतीय को। तो राजेंद्र तृतीय जो था चोल वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ये सवाल आपसे पूछता है कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राजेंद्र तृतीय। बेंगी के चालुक्य राजा जो है, बेंगी के चालुक्य राजा का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया, तो राजेंद्र तृतीय ने कर दिया था। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि बेंगी के चालुक्य राजा थे, राजा का जो है चोल साम्राज्य में विलय कर दिया, मिला दिया गया, राजेंद्र तृतीय ने यह काम किया। चोलों द्वारा किसके द्वारा घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया, तो बेंगी के चालुक्य द्वारा यह किया गया था। तो मतलब सोचिए, दिमाग देखिए लगाया गया कि चोलों द्वारा जो है क्या हुआ कि घनिष्ठ राजनीतिक हुआ, वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। तो किसके साथ किया था, राजेंद्र तृतीय ने किया। बेंगी के चालुक्य के साथ जो है घनिष्ठ संबंध बना लिए, वैवाहिक संबंध बना लिए, तो मिला लिया ना, विलय हो गया। दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था, तो चोल और
राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था, जो कि हम पढ़ चुके हैं ना, शुरू में ही पढ़े थे, है ना। तो राष्ट्रकूट का शासक कृष्ण तृतीय किसको हराया था पता है ना, तकोलम के युद्ध में प्रांतक प्रथम को हरा दिया था, याद रखिएगा। राष्ट्रकूट जीत गया था इसमें, चोल और राष्ट्रकूट के बीच में चोल हार गए थे और राष्ट्रकूट जीत गए थे, ठीक है। ये पूछता है चोल साम्राज्य का अंत पांडे नरेश कुलशेखर ने किस ईस्वी में किया, तो 1279 जो है ईस्वी में किया। तो चोल साम्राज्य का अंत पांडे नरेश कुलशेखर ने किस ईस्वी में किया, मतलब एक तरह से चोल साम्राज्य का एकदम अंत हो गया। तो अंत पांडे ने क्या किया, अंत पांडे मतलब चोल साम्राज्य का अंत एक तरह से कहिए तो पांडे के नरेश कुलशेखर, अंत पांडे बोल दिया, सॉरी क्षमा चाहेंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा क्वेश्चन था कि चोल वंश का अंत जो हुआ कौन कर रहा, तो पांड्या के नरेश कुलशेखर ने कर दिया। और ये कब किया, तो 1200 याद रखिएगा 79 में कर दिया था, 1279 में किए थे, ठीक है, 1200 याद रखिएगा 79 में। चोल वंश में सदैव राजा के पास रहने वाला ऊंचा अधिकारों को क्या कहा जाता था, तो उड़न कुट्टम कहते थे। जो ऊंचा अधिकार होते थे, सबसे हाई पद होता था जिसको, उस पद पे रहने वाले व्यक्ति को कहते थे उड़न कुट्टम कहते थे। साउथ इंडिया के लैंग्वेज हैं, याद रखिएगा। अब खत्म होने वाला है चोल, उसके बाद जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो सारे खत्म किया जाएगा और फटाफट खत्म कर देंगे। चोल वंश में जो है, चोल वंश में समिति को क्या कहा जाता था, तो वारियम। ये सवाल पूछा है, पता है ये सवाल हमको याद इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सवाल जो है बिहार एसएससी के 2000 के लमसम में 2000 याद नहीं आ रहा, 2003 या 2000 कुछ याद नहीं आ रहा, मेरा स्वास्थ्य संग्राम में ये क्वेश्चन है, हम देखें। तो चोल वंश में समितियों में क्या कहा जाता है, तो वरियम कहते हैं। और जैसे आप उच्च अधिकार की बात करते हैं तो उच्च अधिकार को उड़न कुट्टम बोलते हैं। ये चीज़ आप पढ़ें तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सम्राट की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों को क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा वेल। देखिए इसमें अब हम मान लीजिए साउथ इंडिया लैंग्वेज है जो होता है, थोड़ा सा हम नहीं पढ़ पाते हैं हम लोग, है ना, तो कैसे पढ़ेंगे, तो बेला। इसके कारण पता है बहुत लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं इसे, इसलिए इग्नोर कर देता हूँ। इसलिए मैं स्पेशल आया हूँ कि प्राचीन और एशियंट तो आप एशियंट हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ लेते हैं और सबके पास पढ़ लेते हैं, लेकिन साउथ इंडिया क्यों नहीं पढ़ना चाहेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन बन रहा है तो पढ़ेंगे तो याद भी करेंगे। तो सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए मेरी बात। अभी बकवास लग रहा होगा लेकिन एक दो बार वीडियो सुनिए, 100% याद होगा। आप कमेंट जरूर करिएगा, सुन के देखिए। अब मान लीजिए सम्राट की रक्षा करना है और प्राण न्यौछावर कर दिया। अब उसका नाम जो है साउथ इंडिया में थोड़े टेढ़े हैं, लेकिन हम उसे याद करेंगे तो कैसे, बैल कर देंगे, बैल जैसे बुद्धि होती है, बैल, ठीक है, बैल कक्कार, याद किया, बैल कक्कार बोलते हैं। तो आप कैसे याद करिएगा, मान लीजिए हम इस वर्ड को हम भूल गए तो हम बोलेंगे कि भाई प्राण न्यौछावर करने वाला जिसको बैल बुद्धि होगा वही तो करेगा। तो बैल बुद्धि वाले सैनिक को क्या कहेंगे, बैल कक्कार कहेंगे, जो कि राजा के लिए मर जाएगा, कुछ नहीं देखेगा, परिवार उवार नहीं देखेंगे, हम सिर्फ राजा के लिए जीते हैं, राजा के लिए मरेंगे, ये सिद्धांत वाले सैनिक को क्या कहेंगे, बैल कक्कार कहेंगे। बैल बुद्धि, बैल से बैल और कक्कार, मर जाएंगे, फटाफटी कर देंगे। याद हुआ कि नहीं, याद हुआ तो प्लीज कमेंट करिएगा, थोड़े से हौसले मिलेंगे। इस तरीके से हम याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो बैल कक्कार याद रखिएगा, जो कि राजाओं के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिक का नाम होता है, सैनिक को कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम चोल के गुरु कौन थे, ये हमेशा पूछता है और पूछते आएगा, तो इसको भी याद करना थोड़ा सा हल्का है। सर्वशिव बोलते हैं एक गुरु, एक और गुरु का नाम है ईशान शिव। तो ईशान शिव और सर्वशिव जो गुरु थे, किसके गुरु थे, तो चोल वंश के राजेंद्र प्रथम के जो हैं गुरु थे। आपसे और सवाल क्या पूछेगा, विशिष्ट दैत्य के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जो है किसके समकालीन थे, राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे, यही तो पूछता है। तो पूछेगा कैसे सवाल, देखिए सुन लीजिए। राजेंद्र प्रथम जो है चोल वंश का शासक था, उसके समय में रामानुजाचार्य जो हैं रहते थे, वो किस के प्रवर्तक थे, तो विशिष्ट दैत्य के प्रवर्तक थे माने जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। आपसे पूछेगा चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया, तो शैव धर्म को सबसे ज्यादा संरक्षण प्रदान किया। तो चोल राजाओं ने, चोल वंशों ने कौन से धर्म की संरक्षण किया, किसे सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया, तो शैव धर्म को बढ़ावा ज्यादा दिया था। ऐसा नहीं कि और वैष्णव धर्म को नहीं दिया, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ावा शैव धर्म को संरक्षित किया गया, शैव धर्म को।
कोरंगनाथ मंदिर, कोरंगनाथ जो मंदिर है को किसने बनवाया? तो परांतक प्रथम का नाम आता है, ये हम नहीं पढ़े थे, जो कि अभी पढ़ लेते हैं। तो कोरंगनाथ एक मंदिर है जिसको बनाने वाला चोल वंश का शासक परांतक प्रथम के नाम होते हैं। चोल काल में मंदिर में प्रवेश द्वार जो है क्या कहलाता था? तो गोपुरम, जिसे मुख्य द्वार कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि गोपुरम जो है चोल काल में प्रवेश द्वार जो कहते हैं, किसे कहते हैं? तो मंदिर के प्रवेश द्वार को मुख्य द्वार को कहते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन बनाने में थोड़ी दिक्कत हो गई, क्वेश्चन बना देते हैं बढ़िया से। तो चोल काल में जो मंदिर है, जो मुख्य द्वार है, उसे क्या कहते हैं? तो गोपुरम कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा चोल शासक की प्रमुख भाषा क्या थी? देखिए, पल्लव की भाषा तो हम जान गए, पल्लव वंश की जो भाषा थी वो तो हम पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? संस्कृत। लेकिन चोल शासक का प्रमुख भाषा अगर पूछे ना तो संस्कृत और तमिल दोनों था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो चोल शासक के प्रमुख भाषा अगर आपसे पूछेगा तो संस्कृत और तमिल दोनों बताइएगा। लिंगायत संप्रदाय की जो स्थापना है किसने की? तो क्या की? वासवान की। किसने की? वासवान की। ये सवाल पूछेगा। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना, उसमें एक लिंगायत संप्रदाय चला था, धर्म से संबंधित था, जो कि क्या है? तो वासवान ने ये शुरू किए थे। नयार संत, नयार संत किसके उपासक होते थे? तो शिव के। अलवार संत जो होते थे किसके थे? विष्णु के। ये हमेशा पूछता है, नय से लग गया नयार, नयार हो गए तो नए हो गए, नए हुए तो शिव हो गए। अलवार जो हो गए तो अल जो हो गए वो अलवार जो हमारे हो गए वो विष्णु जी हो गए, एकदम शांत प्रिय थे। नयार जो कभी भी नया रूप ले सकते हैं तो वो शिव जी हैं, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। और अलवार जी हैं जो कि एकदम आराम से शांति पूर्वक अशांति नहीं फैला सकते, अलवार जी वो विष्णु जी हैं। मतलब ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, याद करने के लिए मैंने बोला है, कोई ऐसा नहीं कि गलत लें। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया? तो लोक महादेवी ने शुरू की। तो आपसे पूछेगा चोल काल में हिरण्यगर्भ नामक एक त्योहार शुरू हुआ, वो करने वाली महिला का नाम क्या है? तो लोक महादेवी जो कहा जाता है, लोक महादेवी थी। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, क्या था बता सकते हैं? कावेरीपट्टनम, जो कावेरी नदी पे बनाया हुआ है, जो कि चोल काल में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता है। तो क्या कौन माना जाता है? कावेरीपट्टनम को माना जाता है। चोल काल में कडिमय का अर्थ क्या होता था पता है? तो भू राजस्व या लगान को कहते थे। तो भू राजस्व, लगान या टैक्स एक ही तो हुआ, कर कह सकते हैं। तो चोल काल में किडमय, किडमय का मतलब ही होता था भू राजस्व, लगान, कर, टैक्स जो कह सकते हैं। परया, परया का अर्थ होता था अछूत। परया मतलब होता है पराया, पराया मतलब अछूत। उस समय परया का मतलब होता था अछूत लोगों से। ठीक है, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे क्या? कुलंजू, कुलंजू क्या कहलाते थे? कुलंजू कहलाते थे। तो चोल काल में सोने के सिक्के को हम लोग कहते थे कुलंजू। ये सब सवाल पूछा हुआ है, ये जान लीजिए। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी क्या? प्रभु मन्यानम। क्या? प्रभु मन्यानम कहते थे। तो चोल काल में राज्य का स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी प्रभु मन्यानम। ठीक है, तो ये आपका हो गया चोल वंश खत्म। अब इससे पहले जो हम पढ़े थे क्या? चालुक्य जो बनना था वो पढ़ेंगे, क्योंकि चालुक्य को अब तो पढ़ना पड़ेगा ही। तो चालुक्य हमारे 3 थे, कौन कौन थे? बेंगी चालुक्य तो आप सबसे अंत में आता है, सबसे पहले चालुक्य आता है कल्याणी चालुक्य, जो कि इसको पढ़ेंगे। और बस छोटा छोटा है चालुक्य का, कुछ ज़्यादा नहीं है। लास्ट में तो जानते ही चोल वंश में मिल जाता है, मिला देता है, तृतीय ने मिला देता है। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का जो है शादी करके, विवाह करके चालुक्य को अपने में मिला लेता है। ठीक है, तो ये सवाल है, तो आप जानते ही हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे चालुक्य जो है कल्याणी चालुक्य पढ़ लेंगे, क्योंकि इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, तो पढ़ लेते हैं, छोड़ना क्यों। चलिए फास्ट पढ़ेंगे। तो देखिए, कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो तल्यप द्वितीय थे। तो आपसे पूछेगा कल्याणी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक कौन थे? तो तल्यप द्वितीय को कहा जाता है। बाहरी आवाज़ों को थोड़ा याद इग्नोर करिएगा। तल्यप द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना कब हुआ? तो पूछेगा तो 933 से 74 ईस्वी में हुआ था। मतलब 933 से 974 ईस्वी में हुआ माना जाता है। चालुक्य जो कल्याणी के चालुक्य हैं वंश के जो है स्थापना की बात करेगा तो। और इसके संस्थापक अगर पूछेगा, देखिए संस्थापक ज़्यादा पूछता है, तो तल्यप द्वितीय जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। तल्यप द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? तो अश्मल
और भूनैल मल की उपाधि धारण की। ये पूछेगा, उपाधि पक्का पूछ देता, उपाधि और संस्थापक, ये आपको डेट पूछे या ना पूछे, संस्थापक और जो उपाधि है वो पूछेगा, क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा उपाधि धारण किए थे सब राजा सब वंश। तो तैलप जो द्वितीय है, जो चालुक्य वंश का, जो कल्याणी चालुक्य का संस्थापक माना जाता है, वो जो धारण किया था वो असमल और भूनैल मल की उपाधि धारण किया था। आपसे पूछेगा कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक कौन है, तो विक्रमादित्य षष्ठ है, जो कि हरा दिया था चोल वंश, है ना। तो याद रखिए कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक कौन है, तो विक्रमादित्य षष्ठ जो है, षष्ठ मतलब छठे, ठीक है, नामी था। बिलहन एवं विज्ञानेश्वर किसके दरबारों में रहते थे, तो विक्रमादित्य षष्ठ के समय में। देखिए अगर आपसे पूछेगा कि कल्याणी चालुक्य के जो थे, कल्याणी चालुक्य के जो उस समय शासक था विक्रमादित्य षष्ठ, वो याद रखिएगा उस समय कौन थे, तो बिलहन थे। बिलहन और बिंगेश्वर ये दो व्यक्ति, फेमस व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति दरबार में उसके रहते थे, याद रखिएगा विलहन और विघ्नेश्वर। तो विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे, जो कि कल्याणी के चालुक्य के समय ये बात होती है, क्योंकि कल्याणी के चालुक्य के राजा थे। विक्रमांग चरित्र के लेखक कौन है, बिलहन, यही फेमस है। अब भाई नाम आया उनका, लेखक के नाम, कवि के नाम आए, तो भाई लिखे होंगे कुछ, तो विक्रमांग चरित्र लिखा गया, उसके लेखक हैं बिलहन जी। ये भी सवाल आपसे पूछेगा। चालुक्य विक्रम संवत, देखिए चालुक्य विक्रम संवत विक्रमादित्य षष्ठ ने कब जो है प्रारंभ की, कब शुरुआत की थी, तो 1076 में ईस्वी में शुरू की। मतलब 1076 ईस्वी में क्या हुआ, चालुक्य विक्रमा संवत विक्रमादित्य षष्ठ ने शुरू की थी। यह सवाल आपसे पूछेगा। विघ्नेश्वर रचित मिताक्षरा विषय वस्तु है क्या, तो हिंदी पारिवारिक विधि संहिता है। तो आपसे ये पूछेगा कि विघ्नेश्वर जो थे, बिलहन और विघ्नेश्वर दो थे, तो बिलहन तो आप लिख दिए, बिलहन जो लिखा गया था को लिखे थे विक्रमा चरित्र लिखे थे विक्रमांग, और विघ्नेश्वर जो लिखे थे, रचित किए थे, क्या किए थे, मिताक्षरा किए थे, जो कि क्या है ये, तो हिंदी पारिवारिक विधि संहिता है, वो लिखे थे। कौन, विघ्नेश्वर जी, ठीक है। अब इस सवाल को तो पढ़ने में लगता होगा कि लगेगा बेकार पढ़े, छोड़ दीजिए, ये सब सवाल तो पूछेगा, लेकिन पूछ सकता है, क्योंकि अब एग्ज़ाम हार्ड हो चुका है। ये मत सिंपली मत लें कि ज़रूरी है कि नहीं आएगा, आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो जीके जीएस के मामले में नहीं कर सकते कि ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा। इसे पढ़ेंगे कैसे, तो चलिए याद करते हैं। जैसे हमको याद है अभी भी कि बैल जो है, बैल कक्कार जो था, क्या था, चोल वंश का सैनिक था ना, पढ़े थे ना, इसी वीडियो में पढ़े थे कि बैल कक्कार जो है क्या है, चोल वंश के जो शासक का जो है सैनिक जो होते थे, निछावर जो प्राण देते थे, उसको बोला जाता था। तो उसी तरह इसे भी याद करेंगे कैसे, तो देखिए मान को अलग कर दीजिए, मान ससो ललाश हो गया ना, याद होगा कि नहीं, मान ससो ललाश। तो मान ससो ललाश एक होता था, और एक होता था अभिला, इसे भी तोड़ देंगे। देखिए इसे तो पढ़ लिए, मान ससोलास। अब एक है अभी को अलग कर दीजिए, अभिलाषितार्थ है ना, अभिलाषितार्थ चिंतामणि। तो याद रखिएगा अभिलाषितार्थ जो चिंतामणि की रचना किसने की, तो सोमेश्वर तृतीय ने की थी। तो आपसे पूछेगा कि मान ससोलाश और अभिलाषितार्थ चिंतामणि की रचना करने वाले कौन है, सोमेश्वर तृतीय है। ये जरूर याद रखिएगा। ये कल्याणी चालुक्य जो है शासक है। विरूपक्षा मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने करवाया। तो आपसे पूछेगा विरूपक्ष मंदिर एक निर्माण हुआ था, तो कल्याणी के चालुक्य शासक कौन है, तो विक्रमादित्य षष्ठ नहीं द्वितीय बोल दीजिएगा। क्लियर। अब चलते हैं बताबी के चालुक्य की बात करते हैं। अगर मेरा समझाने का, जो याद करवाने का अगर लगता है तोड़ के मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी बात समझ में आ रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिन पे दिन सुधार अपनी करूँ, अपनी भाषाओं पे सुधार करूँ, अपनी पढ़ाने पे सुधार करूँ। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा तो अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा
एग्जाम आप देने जाएं तो एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, मेरी यही प्रयास हमेशा रहता है। बतावी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो जयसिंह, ये हमेशा याद रखिएगा। तो बतावी, देखिए कल्याणी के चालुक्य तो हम पढ़ लिया, बतावी के चालुक्य को पढ़ेंगे। तो बतावी के चालुक्य जो हैं, बतावी के चालुक्य वंश के संस्थापक अगर पूछे तो जयसिंह, और कल्याणी के चालुक्य के जो शासक थे कौन थे बता सकते हैं? तो तैलप द्वितीय थे। हमेशा भूलिएगा मत, कल्याणी के चालुक्य की बात करेंगे तो तैलप बता दीजिएगा, तैलप द्वितीय थे। लेकिन बतावी के चालुक्य के अगर संस्थापक पूछे तो जय सिंह बता दीजिएगा, ये भूलिएगा नहीं। अब आगे चलते हैं। तो कृति प्रथम जो है बतावी चालुक्य के शासक थे, ने गोवा को जीतकर उसका नाम क्या रखा? श्वेत द्वीप रखा था। तो याद रखिएगा उस समय गोवा को जीत गया थे। कौन जीता था? तो कृति प्रथम, जो कि बतावी के चालुक्य था, और उसका नाम क्या रख दिया? श्वेत द्वीप। तो श्वेत द्वीप रखा गया किसको? गोवा को। गोवा को कौन गोवा को रखा है? कौन वंश रखे हैं? तो याद रखिए बतावी के चालुक्य रखे हैं, और उस राजा का नाम क्या है? तो कृति प्रथम था। अगर आपसे पूछे पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षक कौन था? तो चाचा मंगलेश। अब पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, पुलकेशिन द्वितीय जो आप पढ़े थे, है ना, पुलकेशिन द्वितीय जो कि महेंद्र वर्मन को किसने पराजित किया था? यही पुलकेशिन द्वितीय ने ही हराया था, पढ़े थे ना, समझ गए? तो याद आया पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय यही बतावी का चालुक्य था जो कि हरा दिया था महेंद्र वर्मन को, याद रखेंगे, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। तो पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षक जो है कौन था? तो चाचा मंगलेश थे। तो पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षक मतलब बॉडीगार्ड कौन थे? तो चाचा मंगलेश थे। पुलकेशिन द्वितीय चाचा मंगलेश को हराकर शासक कब बना? तो 610 में ईस्वी में बन गया था। अब देखिए, अब बात इसमें बताइए कि संरक्षक बॉडीगार्ड माना जाता है चाचा मंगलेश को पुलकेशिन द्वितीय का। अब पुलकेशिन द्वितीय से क्वेश्चन बनता है, आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट देखिए, आपको मिलेगा जरूर, क्योंकि हम पढ़ाए हैं तो हमको याद है। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है, द्वितीय चाचा मंगेश को हरा दिया था, मतलब संरक्षण भी क्या उसी ही को हरा के क्या हुआ कि खुद को अपने आप को राजा बना दिया 610 ईस्वी में, ठीक है। हर्ष ने दक्षिण का स्वामी किसे स्वीकार किया? तो पुलकेशिन द्वितीय को स्वीकार किया। तो हर्ष ने दक्षिण का स्वामी जो होते हैं, हर्ष ने दक्षिण के स्वामी जो है किसे स्वीकार किया? तो पुलकेशिन द्वितीय को स्वीकार कर लिया था। पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव शासक ने हराया? तो नरसिंह वर्मन जो है प्रथम ने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव शासक ने हराकर मार डाला? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने हरा डाला था, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो पल्लव वंश के किसे हराया था बता सकते हैं? तो महेंद्र वर्मन को हराया था। और नरसिंह वर्मन क्या किया? पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया, जो कि बतावी का चालुक्य था, ठीक है, चालुक्य का राजा था पुलकेशिन द्वितीय, उसे हरा दिया। कौन हरा दिया? नरसिंह वर्मन, पल्लव वंश का ही हरा दिया और मार भी दिया, खत्म बात, पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक यही पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने किस फारस के शासक के दरबार में शिष्टमंडल भेजा था? तो वो भेजा था खुसरो द्वितीय के क्षेत्र में भेजा था, मतलब खुसरो द्वितीय के दरबार में भेजा था शिष्टमंडल। चीनी यात्री हेंगशांग किसके समय में दक्षिण भारत आया? तो पुलकेशिन द्वितीय के समय में ही भारत आया था, जो कि पल्लव वंश के समय में भी प्रवेश किया था, पल्लव वंश में, चोल वंश में भी ये हेंगशांग लगभग चला गया था। तो ये सब हेंगशांग के बारे में होता है, लेकिन आया किसके समय में था? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के समय में आया था। लेकिन अगर दक्षिण भारत में कब आया? तो पुलकेशिन द्वितीय के समय में आया था, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर। तो आपका बतावी का क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम बतावी का कुछ और भी शब्द हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बतावी के हिसाब से पुलकेशिन द्वितीय बहुत कुछ बनवाया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सवाल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ चुका है। क्यों? क्योंकि यहोल प्रशस्ति से संबंधित है। तो यहोल प्रशस्ति के लेखक अगर पूछे तो कौन थे? रवि कृति, जो किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। पूछा था कि नहीं? ये पूछते आता है। यहोल प्रशस्ति किसकी लिखी हुई है? तो रवि कृति की लिखी हुई है। और रवि कृति जो है चालुक्य शासक के जो है पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में कवि थे, रवि कृति, ठीक है। रवि कृति द्वारा निर्मित जिनेंद्र
जिनेंद्र मंदिर और मेगुती मंदिर का संबंध जो है किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। तो आपसे पूछेगा रवि कृति द्वारा जो लेखक है लिखे हैं, क्या लिखे हैं? एहोल प्रशस्ति, ठीक है। लेकिन और भी क्या है कि रवि कृति द्वारा एक निर्मित हुआ है जिनेंद्र मंदिर और मेगुती मंदिर का संबंध अगर पूछे कि किससे था तो जैन धर्म से, क्योंकि ये रवि कृति द्वारा निर्मित हुआ था ये दो मंदिर, और दो मंदिर हुआ था जैन धर्म से संबंधित था। अब पूछेगा रवि कृति किसके शासन काल में थे? तो बतावी के चालुक्य के राजा पुलकेशन द्वितीय के समय में रहते थे। एहोल का लाड खां मंदिर जो है, देखिए लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य को। तो लाड, देखिएगा लाड खां बोलते हैं, ठीक है। तो लाड खां मंदिर एक बना था जो कि एहोल से ही संबंधित है। एहोल का लाड खां मंदिर जो है किस देवता से है? तो सूर्य देवता से संबंधित है। पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर किसकी उपाधि धारण की? तो परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। तो हर्ष को हरा दिया था, याद रखिएगा। तो पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को हरा दिया था, हर्ष को पराजित कर क्या हुआ था कि परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। सोचिए, बतावी का जो चालुक्य है उसका पुलकेशन द्वितीय जो शासक है बहुत ताकतवर था। वो हार गया वो अलग बात है पल्लव वंश से, लेकिन हराया भी तो था पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन को, लेकिन नरसिंह वर्मन से हार गया था। चलिए, बहुशुभरन अग्निस्टोम, देखिए इसमें थोड़ा सा शब्द को टेढ़ा है, सुनिएगा 2-3 बार याद हो जाएगा। बहुशुभरन और अग्निस्टोम यज्ञों को किसने संपन्न किया? तो कृति वर्मन प्रथम ने किया था। ये सवाल आपसे पूछेगा कि बहुशुभरन स्टोम बोलते हैं, साउथ भाषा है, मां लगा दीजिए। स्टोम संस्कृत भाषा और तमिल का मिक्सअप होता है सब में। तो बहुशुभरन अग्निस्टोम यज्ञों का जो है किसने संपन्न करवाया? तो कृति वर्मन प्रथम ने करवाया। बताबी का निर्माण करता किसे माना जाता है? तो कृति वर्मन को ही माना जाता है, क्योंकि देखिए पुलकेशन द्वितीय लड़ते उड़ते रह गया, उपाधि धारण किया, मंदिर बनाए, उसके समय में आते रह गया, तो ये हो गया। लेकिन बतावी का निर्माण करता क्या अगर वास्तविक देखा जाए तो कृति वर्मन था, क्योंकि ये निर्माण पे ज्यादा ध्यान दिया था। मंदिरों का शहर जो है किसे कहा जाता है? तो एहोल को कहा जाता है, जो कि एहोल प्रशस्ति के लेखक कौन है? रवि कृति। लेकिन अगर पूछा जाए एहोल क्षेत्र भी था और एहोल में बहुत सारे मंदिर बने थे, इसलिए मंदिरों का शहर कहा जाता था। आपसे पूछेगा शकलोतर पथनाथ की उपाधि किसने धारण की? तो विनयादित्य द्वितीय ने धारण की। तो आपसे पूछेगा, तो हम मान लीजिए शब्द को पढ़ने में हमको दिक्कत हो रही है, तो शकलोतर पथनाथ की उपाधि किसने धारण की? तो विनयादित्य द्वितीय ने धारण की, जो कि बतावी के चालुक्य का शासक था। आपसे पूछेगा विरूपक्षा महादेवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो लोक महादेवी ने करवाई थी, जो कि हम चोल वंश में भी इसके बारे में पढ़े हैं और चालुक्य वंश में भी पढ़े हैं, तो ये सभी चीज़ों में पढ़ेंगे। तो विरूपाक्ष महादेवी जो महादेव मंदिर बना था वो लोक महादेवी बनवाई थी। और याद रखिए काचीन कोंड की उपाधि किसने धारण की? विक्रमादित्य द्वितीय ने धारण की, ये भी ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा है त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो त्रैलोक महादेवी ने बनवाया। देखिए लोक महादेवी ने कौन सी मंदिर बनवाई? विरूपाक्ष मंदिर बनवाई। और त्रैलोकेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो त्रैलोक महादेवी ने बनवाई, ठीक है। अगर आपसे पूछे पापनाथ का मंदिर और पटडकल का निर्माण किस वंश के शासक काल में किया गया? तो बतावी के चालुक्य के शासन काल में किया गया। तो आपसे पूछेगा पापनाथ मंदिर पटडकल का निर्माण जो है किस वंश शासक ने किया? तो बतावी के चालुक्य ने करवाया। आपसे पूछेगा किस चालुक्य शासक को तीनों समुद्रियों का स्वामी कहा जाता है? तो विक्रमादित्य प्रथम को कहा जाता है, ये याद रखेगा। तो चालुक्य शासक को तीनों समुद्रियों का स्वामी कहा जाता है, विक्रमादित्य प्रथम को कहा जाता है। और ये सवाल आपसे पूछता है, अब पूछते आ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब सवाल है, बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करेंगे, बगल में बनते रहता है तो थोड़ा मार्केट है तो हो जाता है। बेंगी की चालुक्य की बात करेंगे
तो बेंगी की चालुक्य की अगर बात करते हैं तो बेंगी की चालुक्य को हम पढ़ने जा रहे हैं। 2 चालुक्य तो पढ़ चुके हैं, लास्ट है बेंगी चालुक्य। उसके बाद थोड़े छोटे छोटे बने हैं, देवगिरी यादव हैं, होयस वंश है, कदम्ब राजवंश है, और आपका गंग वंश है, और बरंग की कातकी वंश है। यही है, खत्म हो जाएगा। तो बेंगी का चालुक्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सवाल पूछता है पता है चालुक्य से किसमें? बतावे के चालुक्य से, क्योंकि पुलकेशन द्वितीय, कृतिवर्मन, ये सब बहुत फेमस था। इसलिए आपसे पूछेगा बेंगी के चालुक्य की बात करते हैं तो बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन थे। तो ये सवाल पूछता है। देखिए तीनों चालुक्य के बारे में सुन लीजिए। पहला चालुक्य की बात करते हैं तो पहला चालुक्य क्या था कि कल्याण के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? तैलल्या द्वितीय। अब बतावे के चालुक्य की बात करेंगे तो जयसिंह थे, और तृतीय जो ये बेंगी के चालुक्य वंश की बात करेंगे तो वो थे विष्णुवर्धन। ठीक है, ये तीनों के आपको अगर पूछ देगा तो दिक्कत नहीं करिएगा ना। विष्णुवर्धन किस धर्म के अनुयायी थे? तो भागवत धर्म के अनुयायी थे। तो ये थोड़ा सा अलग था। बेंगी जो चालुक्य थे, विष्णुवर्धन जो है किसके अनुयायी थे? भागवत धर्म के, क्योंकि विष्णु नाम था तो भाई अपने आप को गए। विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया? तो विष्णुवर्धन की पत्नी आयान महादेवी ने करवाई। तो याद रखिएगा, विजयवाड़ा में एक मंदिर है, जैन मंदिर, सुने ना, विजयवाड़ा में, जो कि बनाया था कौन? विष्णुवर्धन की पत्नी बनाई थी, वाइफ बनाई थी कौन? आयान महादेवी बनाई थी। देखिए 2 महादेवी का नाम था, तीसरा महादेवी है आयन महादेवी। तो 3 महादेवी, जो कि विरूपाक्ष मंदिर जो बनवाई थी, ठीक है, तो वो भी एक महादेवी का नाम आता है, कौन? लोक महादेवी। और एक और बनाई थी त्रिलोक महादेवी, जो कि त्रिलोकेश्वर मंदिर बनवाई थी। और ये आयान मंदिर, जो कि जैन मंदिर आयान महादेवी हैं, जो कि विजयवाड़ा में बनवाई। याद हो गया? समझ में आ रहा है? आप पूछेगा बेंगी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो बेंगी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो बेंगी की चालुक्य वंश की राजधानी अगर पूछे तो बेंगी, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये जरूर याद रखिएगा। तो बेंगी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? तो विजयादित्य तृतीय को माना जाता है। तो विजया जो तृतीय है वो बेंगी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक मानते हैं। और पूछेगा विजयादित्य तृतीय ने स्वयं को महानतम शासक घोषित किया दक्षिणांत पथ को। दक्षिणांत पथ को क्या बोला कि विजयादित्य जो तृतीय है स्वयं को महानतम शासक मानता है, ये जान लो। दक्षिणम पंथ को कहा था। ठीक है, आपसे पूछेगा विजयादित्य जो है तृतीय का सेनापति का नाम क्या था? तो पंडा रंगम ऐसा बोलते हैं, पंडा रंगम। याद रखिए, रंग याद रखिए, पंडा रंग। अब देखिए चोल वंश तो हम पढ़ लिए, बेंगी चालुक्य तो हम पढ़ लिए। अब चलते हैं छोटे छोटे राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। जैसे देवगिरी यादव, ये सब पढ़ते चल जाते हैं। ठीक है, अगर देवगिरी के यादव जो वंश का संस्थापक अगर आप पूछ रहे तो क्या बताइएगा? भिल्लभ पंचम बता दीजिएगा। और भिल्लभ ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो देवगिरी में बनाई, क्योंकि देवगिरी के यादव थे तो देवगिरी ही राजधानी बनाएंगे, है ना। अगर पूछे यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? सिंघन नाम ही है। तो यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा किसे माना गया? सिंघन को। लेकिन संस्थापक कौन थे? तो भिल्लभ पंचम थे। राजधानी पूछते तो देवगिरी। आगे सवाल पूछेगा कि सिद्धांत शिरोमणि और करण कौतूहल के रचनाकार जो है, रचना किसने की या रचनाकार कौन है? तो भास्कर या आचार्य हैं। भास्कर आचार्य जो थे वो क्या थे? ये जो थे देवगिरी यादव के शासनकाल में रहते थे, उसी समय ये रचना हुआ था। सिद्धांत शिरोमणि और करण कौतूहल की रचना हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि देवगिरी के यादव के समय 2 जो है फेमस प्रसिद्ध जो है रचना हुआ था, किसका? तो सिद्धांत शिरोमणि का और करण कौतूहल का। जो कि करने वाले जो व्यक्ति हैं बताइएगा उसके रचनाकार कौन है? तो भास्कराचार्य हैं। ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप क्वेश्चन अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ये नहीं कि आपको इसी से क्वेश्चन आएगा, इसी से अगर मुगल से आ रहा है तो मुगल से आएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। पढ़ना होगा, सभी को पढ़ना होगा। अगर मेरी बात से थोड़ी बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सभी तो पढ़ना पड़ेगा। आपको मन हो या ना हो, पढ़ लीजिएगा, आपके फायदे होंगे। ये मैं चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा जरूर। महान खगोलीय शास्त्री भास्कराचार्य के पुत्र लक्ष्मीधर किसके दरबारी कवि थे? तो जैतुंगी के दरबारी कवि थे। ठीक है, जैतुंगी के।
तो महान खगोलीय शास्त्री भास्कराचार्य के पुत्र लक्ष्मीधर जो है किसके दरबारी कवि थे? तो जैतुंगी के दरबारी कवि थे। सारंग देव का संगीत किसके दरबार में लिखा गया? तो रत्नाकर सिंघल के दरबार में लिखा गया, जो कि शक्तिशाली था। किसका? देवगिरी यादव का राजा था ये सिंघल। भरत खांदा के लेखक किसके दरबार में रहते थे? तो हेमाद्रि महादेव के दरबार में रहते थे। देवगिरी का अलाउद्दीन खिलजी ने कब जो है परतंत्र कर दिया? तो 1296 में कर दिया। परतंत्र मतलब एक तरह से समाप्त करने का मतलब है, मिला लिया जो कहिए। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? रामचंद्र था। ठीक है, तो आपसे पूछेगा यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो रामचंद्र था। याद रखिएगा, ये मिडिवल के समय क्वेश्चन पूछा हुआ था। होशिया वंश की बात करें तो होशिया वंश के संस्थापक कौन थे? तो शाल थे। तो ये सवाल पूछा है कि होशिया वंश के संस्थापक कौन है? तो शाल थे। ये पुलिस के एग्जाम में पूछा है। अब ये याद नहीं आ रहा किस पुलिस में, एमपी वाला में पूछा था कि यूपी वाला में कि बिहार वाला में। तो होशिया राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो विष्णुवर्धन है। तो होशिया जो वंश का है विष्णुवर्धन है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। और होशिया वंश के संस्थापक अगर पूछे तो शाल बताइएगा, वास्तविक पूछेगा तो विष्णुवर्धन लगा दीजिएगा। होशिया जो है होशियाल बोलते हैं इसे, होशियाल बोलते हैं, होशियाल जो है होशाल जो है किस वंश से संबंधित है? तो यादव वंश से ही संबंधित है, जो कि देवगिरी यादव से ही संबंधित माने जाते हैं। होयसल की राजधानी थी क्या? द्वार समुद्र में होयस जो है होयसल की राजधानी मानी जाती है। होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किसके शासनकाल में हुआ? तो विष्णुवर्धन के शासनकाल में माना जाता है। तो होयसलेश्वर मंदिर जो है किसके शासनकाल में हुआ? विष्णुवर्धन के शासनकाल में हुआ। और बेलूर में चिन्नाकेशव मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया? तो विष्णुवर्धन ने। तो विष्णुवर्धन ने 2 काम करवाए जो कि होशियल वंश से संबंधित थे, जो कि होशियलेश्वर मंदिर बनवाए और एक बेलूर में चिन्नाकेशव मंदिर बनवाए। तो ये 2 मंदिर इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछेगा होशियर वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बीरबल्ला तृतीय थे। तो ये सवाल आपसे पूछा है, ये मंदिर के बारे में 2 बार, ये दोनों मंदिर के बारे में पूछ चुका है। तो आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं पूछता है तो पूछता है, और यही सब चीज़ को नहीं पढ़ के जाते हैं और क्वेश्चन पूछ देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत अलग क्वेश्चन पूछा, इस तरह का लेवल नहीं पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछेगा? पूछने का अधिकार है उसे, क्योंकि जिज्ञा तो अथाह है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर मेरी बात से बुरा लगता है तो क्षमा चाहते हैं। हम कोई किसी को हट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलते, बस हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन सभी जगह से पूछ सकते हैं, कोई हार्ड नहीं। आप बस सुन लीजिए, मत पढ़िए, रटिए मत, खाली सुन लीजिए, याद हो जाएगा। होयसल वंश का अंतिम शासक आप जान गए, बीरबल्ला तृतीय थे। आपसे पूछेगा होयसल वंश के अस्तित्व कब और किसने समाप्त कर दिया? तो 1310 ईस्वी में मालिक कफूर ने जो है ध्वस्त कर दिया था, मतलब समाप्त कर दिया था। ठीक है, अस्तित्व कब जो है इसका समाप्त हो गया? होशियल वंश का तो 1310 में मालिक कफूर ये कर दिया था, अंत कर दिया था। होशियल स्मारक जो है पाए जाते कहाँ हैं? हैलीवीड में और बेलूर में। तो हैलीवीड और बेलूर में क्या हुआ कि होशियल का स्मारक पाए जाते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो आप जान गए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? बेलूर का चिन्नाकेशव मंदिर याद रखिएगा, और होशियरेश्वर मंदिर का निर्माण सब विष्णुवर्धन करवाया था। ये सवाल पूछता है। ये वंश से तो नहीं पूछेगा होशियल वंश से है कि नहीं, लेकिन ये पूछेगा कि कौन बनवाया था, तो विष्णुवर्धन बताइएगा। ठीक है, देवगिरी का तो हो गया, होशियल वंश। देखिए कदंबरी वंश की बात करते हैं। ठीक है, तो कदंबरी वंश, उसके बाद गंग वंश खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद आपका वारंगन की कातकी। ये सवाल फिल्म भी बना था, अल्लू अर्जुन का फिल्म है एक, आप देखे होंगे। कदम्ब राजवंश, तो कदम्ब राजवंश की पढ़ते हैं तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन हैं। तो कदम्ब राजवंश का स्थापना किसने की थी? तो मयूर शर्मन ने किए थे, शर्मन जी किए थे। कदम्ब शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो बनवासी था, बस इतना पढ़ लीजिए। और सवाल क्या बन सकता है? कदम शासकों की दूसरी राजधानी क्या था? तो बालिशका था। मयूर शर्मन का उत्तराधिकारी कौन था? तो मृगेश वर्मन था। बस इतना ही क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं हुई इसमें आएगा।
गंग वंश की बात करें, गंग वंश की बात करें तो गंग वंश में गंग वंश का स्थापना जो है किसने किया, तो ब्रजहस्त पंचम ने किया था। तो ब्रजहस्त पंचम जो है गंग वंश का संस्थापक माना जाता है। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कौन थे, तो कोंकिन वर्मा थे। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबला बदलकर हो गई कहाँ, तलकांड हो गया। तलकाड बोला जाता है, तलकाड भी तलकाड भी। गंग वंश का शासक आधुनिक मैसूर के किस क्षेत्र में थे, तो दक्षिण गंगवाड़ी में थे, गंगवाड़ी में थे। ठीक है। माधव प्रथम ने किस पर टीका लिखा है, तो दत्तक सूत्र पर लिखा है। तो माधव प्रथम जो थे ने किस पर एक टीका लिखा है, तो दत्तक पुत्र सूत्र पर लिखे हैं, टीका दिए थे। गंग शासक श्री विजय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो कहाँ बनाई, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मनमपुरम, मनमपुरम में पूर्व में सॉरी ममपुर में किए थे, याद रखिएगा। चलिए वरांगन की कातकी, इससे भी पढ़ते चल जाते हैं क्योंकि इसमें सवाल कम पूछते हैं, एक दो को सवाल पूछते हैं। ये भी एक सवाल पूछा था इसलिए हमको याद है। ठीक है। कातकी वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखिए बीटा प्रथम ने, ये एसएससी का क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है। तो कातकी वंश का संस्थापक कौन था, बीटा प्रथम है, पढ़ लिए। कातकी वंश का राजधानी क्या थी, तो यहाँ पे देखिए राजधानी क्या है, अमनकोंड। तो कातकी वंश का राजधानी अगर पूछे तो अमनकोंड है, ये सब साउथ इंडिया का है। कातकी शासक जो है किसके सामंत थे, तो पश्चिमी चालुक्य के सामंत थे। पश्चिमी चालुक्य उस समय थे, उसके सामंत माने जाते थे कातकी शासक। किसने अपने को चालुक्यों से स्वतंत्र घोषित किया, तो परोला द्वितीय ने घोषित किया था। आपसे पूछेगा अनुमान कोंडा के हजारों स्तंभों वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया, रुद्रदेव ने। ये सवाल भी आई है, लिख लीजिए। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी का 2017 का क्वेश्चन है, लगता है। ये ध्यान में नहीं है, हमको डेट याद नहीं है मेंशन, लेकिन एसएससी में पूछा हुआ ये था जो कि, और एक रेलवे का पेपर था लगता है, उसमें हमको याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो बता देंगे बाद में। सुन लीजिए, अनुमाकोंडा के हजारों स्तंभों वाले मंदिर का निर्माण हुआ था, तो रुद्रदेव ने करवाया था, याद रखिएगा। ओरुगागलू आधुनिक वारंगल नामक नया शहर किसने बनवाया, तो रुद्रदेव ने बनाए थे। तारुगालू जो है एक नामक शहर बना था जिसे आधुनिक वारंगल कहा जाता है, उसे रुद्रदेव ने बनवाया। रुद्रदेव ने एक मंदिर का निर्माण कराया जिससे अनुमाकोंडा के हजारों स्तंभों वाले मंदिर का निर्माण करवाया था, हजारों स्तंभ बने थे। कातकी वंश की प्रसिद्ध महिला शासक रुद्रमा किनकी पुत्री थी, तो गणपति देवी की थी। तो रुद्रमा जो स्टोरी आप पढ़े थे, रुद्रमा देवी पे बना था, जो जिसपे छुपाना था कि वो स्त्री नहीं है, वो राजा है, ऐसे बना थे क्योंकि उस समय रानी का कोई महत्व नहीं होता था, इसलिए। तो कातकी वंश के प्रसिद्ध महिला जो है शासिका जो थी रुद्रमा, किनकी पुत्री थी, तो गणपति देव के थे। ठीक है। तो कातकी वंश का सबसे शक्तिशाली माना जाता है गणपति देव, और इनके पुत्री रुद्रमा देवी थी, आप पढ़े हैं। गणपति देवी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किए, तो गणपति देव जो हैं, सॉरी गणपति देवी बोल दिया मैंने, गणपति देव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किए, तो वारंगल में, जो कि वारंगल कातकी के नाम से जाना जाता है। नीति शास्त्र मुक्तावली किसने लिखी, तो वाछेना ने। ये सवाल पूछ सकता है, नीति शास्त्र मुक्तावली का लेखक कौन है, जो कि साउथ इंडिया से संबंधित पढ़ते हैं, तो वाछेना, जो कि किसके समय में लिखा गया था ये नीति शास्त्र, तो ये वारंगल के कातकी के शासनकाल में। एक और लिखा गया निरवचनोत्तर रामायण किसने लिखी, तो याद किया तिक्कना ने लिखी थी, तो तिक्कना ने लिखी थी। तो ये सवाल पूछते हैं कि निरावचनोत्तर रामायण की अगर बात करें तो कौन लिखा था, तिक्कना, जो कि किस वंश से संबंधित है, तो कातकी वंश से संबंधित है। कातकी राजा ने कौन सा धर्म प्रचलित किया, तो काला मुख और पशुपत धर्म को जो है क्या किया, धर्म प्रचलित किया। रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी, तो कातकी वंश की थी। अप्पाचार की कौन सी रचना है, तो प्रतिष्ठा सागर है। प्रतिष्ठा सागर जो है अप्पाचार की रचना है, ये जरूर याद रखिएगा। तो अब खत्म हो गया ये जो नेक्स्ट चैप्टर है अरब आक्रमण दिल्ली सल्तनत, ये अभी नहीं पढ़ाऊंगा। इससे पहले हमको पढ़ाना है राष्ट्रकूट, जो है राष्ट्रकूट है हमारा, और हमारा प्रतिहार है और पल्लव है, ये तीन हमको पढ़ाने हैं। उसके बाद क्योंकि ये सब चीज़ कोई अभी तक मैंने नहीं देखा उतना ध्यान देते हैं, लेकिन मैं ध्यान देता हूँ क्योंकि मैं ऑफलाइन
में भी देखा है। और बीपीएससी का मैं चैलेंज देता हूँ, एक कमेंट जो किए थे हमको याद अभी भी है उनकी बात से, कि इस बुक से मैं मानता हूँ कि एक दो गलत हो सकते हैं लेकिन सारे गलत नहीं हो सकते। लेकिन एक बात जान लीजिए, मैं चैलेंज दे सकता हूँ कि इसी से मैंने बीपीएससी 4 निकलवाया है। अगर आपको विश्वास नहीं तो कोई भी एग्ज़ाम दे के आइए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलता तो मत पढ़िएगा, इस बुक पे आप आके फाड़ दीजिएगा, जाइए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपके लिए मैं सोच रहा हूँ 31 जो भी कमेंट किए हैं, जिनके सारे कमेंट को हम सुनते हैं, सारे कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, सारे कमेंट को मैं समझता हूँ, और सारे कमेंट की जो है बातों को मैं पालन करता हूँ, कोशिश करता हूँ। बस मैं अकेला हूँ थोड़ा, तो अभी मुझे अकेले ही करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम दीजिए, सारा हो जाएगा आपका, सारा बुक मैं करवा दूंगा जल्द से जल्द। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू जो सपोर्ट करते हैं दिल से।